शिवांगी वो झटके से मान से दूर हुई और अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए संभालते हुए उसने फ़ोन पिक किया और बोली, हेलो माँ। हाँ बोलिए। उधर से कविता जी बोली, किधर हो शिवांगी तुम? आज तुम नीचे खाना खाने नहीं आई तो मैं खाना खाने तुम्हें बुलाने आई थी रूम में, पर यहाँ आकर देखी तुम कहीं नहीं हो। कुछ देर तुम्हारा इंतजार भी किया पर जब तुम आई नहीं तो तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ चली गई बेटा तुम? शिवांगी वो माँ, आज मेरा दिल थोड़ा सा बेचैन हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था आज कुछ, तो खुली हवा में ज़रा सांस लेने बाहर आ गई, सोचा थोड़ा बेटर फील करूंगी। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। कविता जी, शिवांगी कितनी बार बोला है बेटा रात को ऐसे अकेले में मत निकला करो, और तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। माँ आ रही हूँ और आप तो मुझे जानते हैं मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। इतना बोलकर शिवांगी ना फ़ोन रख दिया और मान के बिना देखे ही बोली, मुझे अब जाना होगा, और बिना मान के तरफ देखे हैं वह झट से बाहर निकल गई। मान उसको जाते हुए देखा और मुस्कुरा दिया, उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था उस वक्त। उसने कुछ सोचा और अपनी स्टडी रूम में चला गया। इधर शिवांगी घर आके थोड़ा सा खा के सोने चली गई। बेड पर लेटे लेटे वो जो थोड़ी देर पहले हुआ वो सोच रही थी, तभी उसे मान का वो शब्द याद आया, एक बात याद रखना शिवांगी, मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ झूठे लोगों को, तो मुझसे झूठ बोलने की फिर कभी कोशिश भी मत करना। शिवांगी उठकर बैठ गई और सोचने लगी, क्या होगा तब जब मान सर को पूरी सच्चाई का पता चलेगा? क्या गुजरेगी उनके दिल पर? मैं कैसे उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हूँ? कितने अच्छे इंसान हैं वह, पर मैं क्या कर रही ही उनके साथ? फिर खुद ही बोली, पर मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं उनको धोखा नहीं देना चाहती, पर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं बहुत जल्द उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर चाहे वह जो करें। ये गिल्ट मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, मैं इस गिल्ट के साथ और ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकती। हाँ, मुझे जल्द से जल्द ये सब मान सर को बताना ही होगा। ये सब कुछ सोचते सोचते शिवांगी कब नींद के आगोश में चली गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन ऑफिस में मान के केबिन में शिवांगी और देव अपने सर झुका है टेबल के सामने खड़े थे। मान, तो देव तुम कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? देव, सॉरी मान, मैं तुमको बताना चाहता था पर तुम्हारा टाइम लिमिट के चक्कर में ये सब गड़बड़ हो गया, गलती हो गई है यार, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दे, आगे से मैं सब तुझे बताकर करूँगा। मान थोड़ा कड़क आवाज में बोला देव, इस वक्त हम लोग ऑफिस में हैं तो दोस्ती को जरा साइड में रख कर बात करो। देव, सॉरी मान सर, प्लीज फॉरगिव अस। मान, हम इस बार के लिए माफ कर रहा हूं पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और थोड़ी देर में तुम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचो और बाकी के मेंबर्स को भी आने के लिए बोलो, मुझे नेक्स्ट कलेक्शन के लिए कुछ डिस्कस करना है और कुछ दिखाना भी है। देव, पर मान सर अभी तो हमारा स्प्रिंग कलेक्शन का फैशन शो है, तो नेक्स्ट कलेक्शन कहाँ से आ गया? मान थोड़ा तेज आवाज में, देव इस फैशन शो के बाद क्या हमारा कलेक्शन आना बंद हो जाएगा या हम इस ऑफिस को ताला मार देंगे? देव अपने सर झुका कर, नहीं सर, सॉरी सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मान, तो अपना दिमाग कम चलाओ और जितना बोला जाए उतना करो। जी सर, मैं चलता हूँ और सबको इन्फॉर्म करता हूँ, इतना बोलकर देव चला गया। शिवांगी भी जाने के लिए निकली तो मान ने पीछे से आवाज दिया, शिवांगी आज कॉफी नहीं पिलाई तुमने? शिवांगी, जी जी अभी लाती हूँ सर। वैसे सर वो आपसे एक बात पूछना था। मान उसको देखते हुए इशारों से ही पूछा, क्या? तो वो बोली, क्या आपने मुझे भी माफ कर दिया सर? मान, तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है शिवांगी, क्या मैं तुम्हें गुस्से में दिख रहा हूँ? शिवांगी, हाँ कर दिया माफ, पर आगे से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना, अब जाओ और हाँ मेरा कॉफी। शिवांगी मुस्कुराकर जी बोली और चली गई। कुछ ही देर में सब कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। मान आया और जूली के हाथ में एक फाइल और पेन ड्राइव दे दिया। उसने बोला, ये फाइल लो और पेन ड्राइव प्रोजेक्टर पर सेट करके सारे स्केच दिखाते जाओ और पढ़ते जाओ। फिर वो सबको देखते हुए बोला, ये कलेक्शन मैंने मेरे नेक्स्ट फैशन शो के लिए बनाया है जिसका थीम होगा इंडियन ब्यूटी। किसी ने हाथ ऊपर किया तो मान उसको इशारा किया। उसने बोला, सर जबकि हमारे सामने अभी स्प्रिंग कलेक्शन के फैशन शो के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है तो हम अभी इस पर फोकस करना चाहिए, तो अभी यह सब क्यों? मान, ये स्प्रिंग के बाद के लिए ही है, मैं इस कलेक्शन को जल्द से जल्द मार्केट में लाना चाहता हूँ। वह इंसान बैठ गया तो सबको बैठने की तरफ इशारा करके मान भी अपने चेयर पर बैठ गया। जूली ने प्रोजेक्टर चालू की तो पहली तस्वीर के साथ जूली ने वो फाइल पढ़ना शुरू किया। मान हर स्केच बहुत खूबसूरत बनाया था। तभी लाइट बंद हो गई और सामने पर्दे पर फोकस पड़ा। पहली तस्वीर, अपने हाथों को खोलकर बारिश में भीगती एक लड़की जिसका पहनावा कुछ ऐसा था, सफ़ेद सिफॉन साड़ी में लिपटी, खुले हुए लंबे बाल, हाथों में चूड़ी, कानों में बूंदे, कमर में करधन। जूली ने पढ़ना शुरू किया, तुम्हें भींगी बारिश में भीगते देख मैं अपना सुध बुध खो बैठा था। पानी से निकलते शरारों को अपनी निगाहों में जो बैठा था, वो भींगा यौवन, भींगा तन मन, भींगी साड़ी और भींगा आंचल, आंखों का काजल, गालों की लाली, होठों का सुर्खी, बूंदों से खेलती कानों की बाली, पलकों पे ठहरी बूंदों की डाली, सब बारिश में धुलकर और भी तीखा हो बैठा था। एक तो ये बारिश की बेहयाई, उस पर तुम्हारी कातिल अंगड़ाई, हर एक शरीफ इंसान की शराफत तुम्हारी भींगी जवानी ले बैठा था। वो बारिश में भींगती लड़की का भोलापन और बेपरवाह हुस्न देख मैं अपना दिल उसको दे बैठा था।
दूसरी स्केच बॉटम लेंथ की पीले अनारकली में छत पर बैठी एक लड़की, कंधे तक आते घुंघराले बाल, हाथों में चूड़ियां, कानों में झुमके, पैरों में मोजरी, जो शायद किसी के ख्यालों में थी। जूली कभी आटे को गूंथते थे तो कभी रोटियां बेलती, वो लड़की उसी में अपनी कहानियों को ढूंढती। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। सर्द हवाओं और बारिशों के मौसम में अपनी कलम से मोहब्बत के नगमों को लिखती। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। दिल की आवाज़ और अपनी ख्वाहिशों को मन में संजोती तो कभी पन्ने पर उतारती। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। कच्ची उम्र में रिश्तों को यूं सीखती और जीती, अपनों की ख्वाहिशों को आंखों पर सजाती। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। किसी की मोहब्बत को यूं दिल में छुपाए, उसे हंस कर कहती कि मुझे भूल जाए। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। तमन्नाओं के सागर में यूं गोते लगाती, फिर मझधार में उन्हें वही छोड़ आती। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। उम्मीदों के साथ वो यूं खुले दिल से जीती, जिंदगी की हकीकत को खुद ही समझ जाती। ना जाने कैसी है वो बावली सी लड़की। पापा की लाडली और माँ की दुलारी, भाई और बहन से अपनी बातें मनवाती। बस ऐसी ही है वो बावली सी लड़की। तीसरी तस्वीर, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए गुलाबी रंग की नी लेंथ के चूड़ीदार में वो लड़की किसी पार्क में खड़ी थी। चोटी में गुत्थी हुई लंबे बाल, हाथों में छुरी और कानों में बाली, नाक में नोचपेन। जूली, तुम इजहार ए मोहब्बत फिर से क्यों नहीं करते मेरी? खामोशी समझकर मुझसे इकरार क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ तुम आज भी मासूम और नासमझ हो, पर तुम्हारी मासूम हरकतों से मेरा दीदार क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ तुम बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत लगती हो, पर तुम नाक में बाली पहनकर अपना श्रृंगार क्यों नहीं करते? जब कभी तुम किताबों के बहाने अक्सर मेरे सामने आ जाती हो, तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात क्यों नहीं करते? अपनी मोहब्बत को अब खुदा ने मुकम्मल तो कर दिया है, पर तुम अपनी मिलन की बातें चांद सितारों से क्यों नहीं करते? चौथी तस्वीर, लाल जोड़े में दुल्हन को तरह सजी हुई वो 16 श्रृंगार किए हुए मंडप में बैठी थी। जूली, आज बनूंगी दुल्हन तेरी, आज मैं 16 श्रृंगार करूं। तेरे नाम के कुमकुम से प्रिय आज मैं अपनी मांग भरूं। माथे पर तेरे प्रेम की बिंदिया, तेरे नाम की मेहंदी रचाई, प्रिय बाबुल का आंगन छोड़ चली। बस कुछ पल की साज सजावट, फिर सब सूना हो जाएगा। ये आंगन, ये नीम, ये झूला याद बड़ा ही आएगा। वहाँ मिलन के गीत बजेंगे, यहाँ विरह की शहनाई। प्रिय बाबुल का आंगन छोड़ चली, सखी सहेली छूट गई, सब हो गई सारी बातें पुरानी। नए रिश्तों की डोर से बंध गई, अब से है नई रीत निभानी। सुख दुख का संगम है ये पल, लो होने लगी विदाई। प्रिय बाबुल का आंगन छोड़ चली, माँ की भी हुई पराई। प्रिय हाथ थाम चली संग तुम्हारे, जैसे संग चले परछाई। प्रिय। पांचवी तस्वीर, हरे लहंगे में सर से चुनरी ओढ़ के नीचे नजरें किए वो लड़की खड़ी थी। हाथों में चूड़ी, कानों में झुमके, माथे पर मांग टीका। जूली, नयन न सोए रात रात भर, पिया दरस की आस जगी। छुप छुप देखूं आज सजन को, जाने कैसी प्यास जगी। आंखों में काजल के डोरे, बीच पिया की मूर्त गड़ी। चिलमन ओट निहारूं प्रीतम, सुनने में पद चाप खड़ी। हर आहट पर निशा ठहरती, धवल चांदनी श्वांस जगी। नयन न सोए रात रात भर, पिया दरस की आस जगी। कर 16 श्रृंगार पिया मैं, यौवन पर बलिहार रही। मन की बातें आज कहूंगी, बरसों से जो नहीं कही। छू लूंगी तितली के पर मैं, कली कली मधुमास जगी। नयन न सोए रात रात भर, पिया दरस की आस जगी। कैसी ये अनुभूति प्रीत की, दर्पण रूप निहारूं मैं। प्रेम बिंदु पर हारा ये दिल, पल पल यही विचारूं मैं। अंगड़ मन की शंकाओं में, अब निश्चल अभिलाष जगी। नयन न सोए रात रात भर, पिया दरस की आस जगी। ऐसे ही कुछ और तस्वीर दिखाने के बाद प्रोजेक्टर रूम की लाइट जली, सारे मेंबर्स तालियां बजाने लगे, सबके चेहरे पर खुशी थी। देव, वाओ मान क्या जबरदस्त डिजाइन है। कबीर, हाँ मान बहुत खूबसूरत डिजाइन है, और जो थॉट है वो भी लाजवाब है। देव, वैसे इतनी यूनिक सोच अचानक तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। मान शिवांगी के तरफ देखते हुए देव से बोला, हाँ मानता हूँ ये मेरा स्टाइल नहीं है, पर कल किसी ने मुझसे कहा असली खूबसूरती देसी और सादगी में है, और फिर उसके बातों को सुनकर मैंने बहुत सोचा, क्या सच में असली खूबसूरती देसी और सादगी में है? और फिर थोड़ा बहुत रिसर्च, उसके बाद ये डिजाइन्स बनाया। देव ने मान के नजरों का अनुसरण किया तो पाया कि वह शिवांगी को बहुत प्यार से देख रहा है। देव को कुछ कुछ समझ आ रहा था, तो वो मुस्कुराते हुए मान से पूछा, हम वैसे वो भी काफी खूबसूरत है ना, और ये डिजाइन भी तुमने उसी को सोचकर बनाए है ना? मान, जो शिवांगी को देखते हुए अपने ख्यालों में ही था, उसने देव के सवाल का जवाब भी बेख्याली में ही दिया। पहले तो उसने बोला, हाँ बहुत खूबसूरत है। इस वक्त भी वो शिवांगी को देखे जा रहा था, को जूली से बात कर रही थी, या शायद उसे अप्रिसिएट कर रही थी। मान बोल तो दिया, फिर जब उसे ध्यान आया तो हड़बड़ा कर ना बोल दिया। मान, हाँ ना नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसके बारे में कुछ सोचूंगा? देव मान को शिवांगी की तरफ इशारा किया, जो उस वक्त सारे फाइल इकट्ठा कर रही थी। देव, हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम किसके बारे में सोच रहे थे और किसके बारे में नहीं। मान नीचे देखते हुए अपने अंगूठे से एक आईब्रो खुजलाया और मुस्कुराया। बातों को बदलते हुए वो बोला, मुझे तो लगता है तुम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हो। और फिर थोड़ा जोर से सबके तरफ मुखातिब होकर बोला, क्या आप सबको ये डिजाइन्स पसंद आए? सबने साथ में बोला, यस सर, वेरी मच। ओह, फिर ये हम लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, पर फिलहाल हमें अभी होने वाले फैशन शो के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए।
और एक बात, 15 दिन बाद ये शो है तो सब अपना अपना तैयारी कर ले, हमें फैशन शो के एक दिन पहले स्पॉट पर पहुंचना होगा, और शो के बाद आप लोग चाहो तो हम वहां पर कुछ एंजॉय भी कर सकते हैं। कबीर क्यूरोसिटी से पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तूने बोला था वो कोई सुनसान इलाका है, तो हम वहां पर एंजॉय कैसे करेंगे? मान वहां पर ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग और बहुत से एक्टिविटीज होते हैं, तो जिसको जो पसंद हो वो कर सकते हैं। सब ये सुनकर बहुत खुश हो गए। जूली, वाओ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने काम के बाद हम सब थक भी जाते हैं, इससे सबको रिलैक्सेशन के साथ साथ हम लोगों का एंजॉय भी हो जाएगा। हम वो सब तो ठीक है, पर पहला फोकस होने वाले इवेंट पर रखो, ये शो हमारा हर शो से भी ज़्यादा सक्सेस होनी चाहिए। सबने एक साथ यस सर कहा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगे। लास्ट में वहां पर शिवांगी, मान, देव और कबीर रह गए थे, तो देव ने कहा सब बातें हो गई है तो चलो बाहर चलते हैं। वो लोग भी बाहर निकालने लगे तो शिवांगी ने कहा, मान सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। ओक, मेरे केबिन में आओ, वहीं बात करते हैं। शिवांगी थोड़ी देर बाद मान के केबिन में गई तो मान ने पूछा, हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही थी तुम? शिवांगी, सर, शो के बाद का ये एडवेंचर प्रोग्राम कितने दिन का होगा? मान बोला, शो 2 दिन, उसके बाद ये एडवेंचर अप्रोक्सीमेटली 8 दिन का होगा। क्यों? शिवांगी थोड़ा झिझकते हुए बोली, सर, इतने दिन के लिए शायद मेरे घर से मुझे बाहर जाने के लिए परमिशन ना ही मिले। पर आना तो तुम्हें पड़ेगा ही शिवांगी, और ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। जिस पोस्ट पर तुम काम करती हो ये तुम भी जानती हो तुम्हारा आना कितना जरूरी है। शिवांगी, जानती हूँ सर, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। क्या मैं अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड को भी लेकर आ सकती हूँ? अगर वो मेरे साथ आएगी तो शायद माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं इतने दिन के लिए आ भी पाऊंगी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हम मम्मा। देखो शिवांगी, वैसे तो ये रूल के खिलाफ है और ऑफिस स्टाफ को अलाउड नहीं है, पर तुम्हारी प्रॉब्लम भी मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ला सकती हो उसे तुम साथ में, पर ध्यान रहे उसके वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शिवांगी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आई प्रोमिस उसके वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना बोलकर शिवांगी बाहर निकल गई। घर जाकर उसने कविता जी को ये बोला, 15 दिन बाद ऑफिस में एक फैशन शो है जिसके लिए उसे महाबलेश्वर से थोड़ी दूर जाना है और करीबन 8 दिन का स्टे होगा वहां पर। 8 दिन और घर से इतना दूर का सुन के पहले तो कविता जी ने मना किया, तो शिवांगी बोली उसे पता था उसके माँ का जवाब कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए वो मुक्ति को भी साथ लेकर जाएगी। कविता जी, बेटा 8 दिन के लिए घर से दूर तुम पहले कभी नहीं रही हो, क्या ये सही रहेगा? शिवांगी, माँ, अब काम है, करना तो पड़ेगा ही, और आपको भी पता है ना अब हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। कविता जी, जानती हूँ बेटा, फिर भी डर तो लता ही है। ठीक है बेटा, एक बार तुम मुक्ति से बात कर लो, उसने अगर हाँ बोल दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों साथ में रहोगे तो मुझे टेंशन भी कम ही रहेगी। वैसे मुझे नहीं लगता वह इतनी आसानी से मानने वाली होगी तुम्हारे साथ जाने के लिए। कविता जी, जानती हूँ बेटा, फिर भी डर तो लगता ही है। ठीक है बेटा, एक बार तुम मुक्ति से बात कर लो, उसने अगर हाँ बोल दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों साथ में रहोगे तो मुझे टेंशन भी कम ही रहेगी। वैसे मुझे नहीं लगता वह इतनी आसानी से मानने वाली होगी तुम्हारे साथ जाने के लिए, क्योंकि जब से तुमने जॉब ज्वाइन किया है तुमने उससे बात ही नहीं की है, तुम्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, तो वह काफ़ी गुस्से में होगी। पहले तो तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, फिर कोई बात करना उससे। तुम तो जानती ही हो जब तुम उससे बात नहीं करती तो उसे कितना बुरा लगता है, और इस बार तो गलती भी तुम्हारी है, और जब वो उदास हो तो उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे सही से मनाओ तो मान भी जाती है उतनी ही जल्दी। बहुत प्यारी है हमारी मुक्ति। शिवांगी, हाँ हाँ पता है, वो आपकी कुछ ज़्यादा ही लाडली है। कविता जी, हाँ तो होगी ही, तुम तो होती नहीं हो, वो ही ज़्यादातर रहती है मेरे पास, मेरे साथ बोलती है, वक्त बिताती है, तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ काम काम। शिवांगी बीच में ही बोली, बस बस, बहुत सुन ली उसके गुणगान, मैं देख लूंगी उसे कैसे मनाना है। बोल के वो ऊपर अपने कमरे में चली गई और मुक्ति को फ़ोन किया। पहला कॉल कट गया, या फिर यूं कहे काट दिया गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। शिवांगी समझ रही थी मुक्ति ऐसे गुस्से में कर रही हैं। 7वें कॉल में आखिरकार मुक्ति ने फ़ोन उठा लिया और बोली, क्या है, कौन है और क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं आप? जब सामने वाला फ़ोन उठा नहीं रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसको किसी से बात नहीं करनी है। शिवांगी, सॉरी मुक्ति, तू तो जानती है ना नई नई जॉब है और मैं बहुत बिजी हो गई थी काम में, तो प्लीज़ माफ़ कर दे यार। मुक्ति उधर से कुछ नहीं बोली तो शिवांगी फिर से बोली, देख मैं कान भी पकड़ ली हूँ, अब तो माफ़ कर दे। मुक्ति फिर भी कुछ नहीं बोली तो शिवांगी समझ गई ये ऐसे नहीं मानने वाली, तो उसने बोली, वैसे तो मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज था। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस से एक एडवेंचर ट्रिप जा रहा है जो 8 दिनों का होगा। मैंने तो सोचा था तुझे लेकर चलूं, पर तू तो गुस्सा है और मुझसे बात भी नहीं कर रही है, तो ठीक है मैं अकेली ही चली जाती हूँ। शिवांगी को पता था एडवेंचर ट्रिप का सुनकर मुक्ति गुस्सा भूल जाएगी, क्योंकि मुक्ति को इस एडवेंचर ट्रिप बहुत पसंद थे और शिवांगी के साथ ट्रिप में जाने का मौका तो वो सपने में भी ना गवाए। और जैसा कि शिवांगी ने सोचा था ठीक हुआ भी वैसा। तो उधर से तुरंत जवाब आया,
मुक्ति, अरे ऐसे कैसे अकेली चली जाएगी, मैं तुझे अकेले जाने ही नहीं दूंगी, मैं हूं ना तेरे साथ जाने के लिए। शिवांगी, पर तू तो मुझसे गुस्सा थी ना, और मुझसे बात भी नहीं करने वाली थी। मुक्ति, हाँ गुस्सा तो मैं अभी भी हूँ, पर तुझे अकेली कहीं जाने भी नहीं दे सकती हूँ ना। तू कहीं खो गई तो, और तुझे कहीं लग बिक गई तो, बस इसलिए ठीक है, आ जाऊंगी मैं, बोल कब जाना है। शिवांगी, जाना तो है 15 दिन बाद। वह क्या है, हमारे स्प्रिंग कलेक्शन की फैशन शो महाबलेश्वर से थोड़ी दूर हो रही है, और फैशन शो के बाद एक एडवेंचर प्रोग्राम भी रखा है, जहां पर जिसको जो करना है वह कर सकता है, लाइक ट्रैकिंग या पैराग्लाइडिंग हो या फिर वोटिंग। और मैं मुझे लगा तुझे तो ये सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, और वैसे भी 8 दिन के लिए वहां जाकर रुकना भी है, और माँ और दादी इसकी इजाज़त भी नहीं देती कि मैं अकेली वहां जाऊँ, तो मैंने सर से तुझे साथ लाने के लिए और माँ से दोनों के साथ जाने के लिए परमिशन ले ली है। तू साथ चलेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्यों? ठीक किया ना मैंने? अरे मेरी जान, बिल्कुल ठीक किया तूने, मुक्ति बोली। शिवांगी, अच्छा तो अब गुस्सा खत्म हो गया क्या मुक्ति? हाँ 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 मेरी जान, तुझे तो पता है तुझसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती मैं। शिवांगी, अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं। मुक्ति, शिबू सुन, तो मुझे तुझसे कुछ पूछना है। शिवांगी, हाँ बोल मुक्ति। वो वैसे मैं पूछ रही थी तेरे ऑफिस में सब कैसे हैं? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कौन कौन है? शिवांगी, मेरे बॉस का नाम है मानवेंद्र सिंह खुराना, और मेरा जॉब उनके पीए जोड़ सेक्रेटरी का है। मुक्ति, हे वेट वेट शिबू, मानवेंद्र सिंह खुराना, अरे ये तो वही है ना जिसके ऑफिस में तू उस दिन इंटरव्यू देने जाने वाली थी? शिवांगी, हाँ यह वही है मुक्ति, पर तूने तो बताया था कि इंटरव्यू हुआ नहीं, तो फिर तुझे वह जॉब कैसे मिल गई? शिवांगी, बहुत लंबी कहानी है, जब हम मिलेंगे तो सब बताऊंगी, पर अभी काफ़ी लेट हो चुका है, तो चल अभी रखती हूँ, तू अपना तैयारी रखना, मैं जल्दी तुझे फ़ोन करूंगी। मुक्ति, ओक मेरी जान शिवांगी, और हम साथ ही निकलेंगे, ठीक है? मुक्ति, ठीक है शिबू। मुक्ति ने बाय बोली और फ़ोन रख दिया। शिवांगी भी फ़ोन रखने के बाद खाना खाई और सोने चली गई। उधर मान को अपनी फीलिंग का एहसास हो चुका था, और वो ये सोच रहा था इस शो के बाद वो अपनी दिल की बात शिवांगी को बता देगा। वहीं कबीर, जो खुद ही अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था कि शिवांगी के साथ ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है या कुछ और। खैर कुछ दिन यूं ही गुजर गए, और इन दिनों में एक बात ये हुई, मान और शिवांगी थोड़ा और करीब आ गए थे, या यूं कहो एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लगे थे। उस दिन भी मान अपने केबिन में बैठकर फाइल्स देख रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो सामने मालिनी थी। उसने बोली, मान क्या बात है बेटा, तुम तो जैसे हमें भूल ही जाते हो, ना कोई फ़ोन ना कुछ। खैर कुछ दिन यूं ही गुजर गए, और इन दिनों में एक बात ये हुई, मान और शिवांगी थोड़ा और करीब आ गए थे, या यूं कहो एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लगे थे। उस दिन भी मान अपने केबिन में बैठकर फाइल्स देख रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो सामने मालिनी थी। उसने बोली, मान क्या बात है बेटा, तुम तो जैसे हमें भूल ही जाते हो, ना कोई फ़ोन ना कुछ। मान, नहीं चाची जी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है फैशन शो बहुत नज़दीक है, इसीलिए सभी बहुत बिजी है, और इसी वजह से आपको फ़ोन नहीं कर पाया। मैं जल्दी ही आके मिलूंगा आपसे। और कहिए, आपने कैसे याद किया? मालिनी, मैं जानती हूँ मान तुम बहुत बिजी रहते हो, पर इतना भी क्या काम में बिजी होना जो इंसान अपनों को भूल जाए। कभी कभी फ़ोन भी कर लिया करो। खैर कोई बात नहीं, दरअसल कल हमारी शादी का सालगिरह है, तुम्हारे चाचा जी और मेरे। तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं होगा, तो कल एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है दोपहर के लंच में। सोहादेव कबीर को फ़ोन कर दिया है, वो आ जाएंगे, और तुम्हारे कोई फ्रेंड हो तो उसको साथ में ले आ जाना कल। मैंने ऑफिस के स्टाफ को पहले ही बता दिया था इस बारे में, और ऑफिस के स्टाफ भी सभी आने वाले हैं, तुम किसी को भी रोकोगे नहीं यहाँ आने से, क्योंकि 2 या 3 घंटे ऑफिस काम बंद रहेगा तो कोई तूफान नहीं आने वाला, समझे? तो तुम अपनी दोस्तों के साथ टाइम पर पहुंच जाना। मान, सॉरी चाची जी, मुझे याद नहीं रहा। आपको और चाचा जी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और हम कल पहुंच जाएंगे सही समय पर। कुछ देर और बात करने के बाद मालिनी ने फ़ोन रख दिया। मान कॉल करके शिवांगी को अपने केबिन में बुला लिया। शिवांगी अंदर आई तो मान ने कहा, शिवांगी तुम्हें तो शायद इनविटेशन मिल ही चुका होगा, पर मैं फिर से बता देता हूँ, कल मेरे चाचा जी के शादी के सालगिरह का गेट टुगेदर है, तो तुम्हें भी आना है कल दोपहर को। ऑफिस के सारे स्टाफ वहाँ पर होंगे, तुम मेरे साथ ही निकलना। शिवांगी ने जी सर बोली। उसको पता था मान की चाची जी मालिनी है। उसने मन ही मन सोचने लगे, एक बार आपसे फिर से मिलना होगा, और वो भी सर के सामने। अगर कहीं उन्हें कुछ पता चल गया तो क्या होगा? पता नहीं सर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वो मेरी मजबूरी को समझ पाएंगे, क्या वो मेरी इस गलती को माफ़ कर पाएंगे? अगर उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं क्या करूंगी तब? मान जब शिवांगी को किसी सोच में गुम देखा तो उसके सामने हाथ हिलाया और बोला, शिवांगी हेलो, किधर हो तुम और किस ख्याल में गुम हो? मैंने तुम्हें जो बोला वो सुना तुमने या नहीं? शिवांगी जैसे नींद से जागी और हड़बड़ा कर बोली, जी जी सर, मैंने सुना आपने जो भी बोला, मैं राइट टाइम पर आ जाऊंगी। ओक सर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? थोड़ा काम बचा हुआ है। मान, हाँ मैं सर हिलाया, ठीक है जाओ, और कल यहाँ टाइम पर पहुँच जाना, मुझे इंतज़ार करने की बिल्कुल आदत नहीं है।
शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। अगले दिन वो ऑफिस टाइम पर पहुंच गई थी और मान भी उसको इंतजार करते हुए केबिन में मिल गया था। अंदर जाते ही जब दोनों एक दूसरे को देखे तो दोनों ही एक दूसरे में खो गए। आज पहली बार शिवांगी ने मान को फॉर्मल में देखी थी। मान आज ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहना हुआ था, पैरों में वाइट स्पोर्ट्स शूज, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और एक हाथ में कड़ा जिसमें दो रुद्राक्ष के बीच एक त्रिशूल बना हुआ था। फुल स्लीव शर्ट और ब्लेजर की वजह से ये कड़ा हमेशा छुप जाता था। वहीं शिवांगी ने आज रेड ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और वाइट लोएस्ट जीन्स पहनी थी, जिससे आज उसकी गोरी पतली कमर और कंधा दोनों दिख रहा था। बालों को समेटकर उसने एक हाई पोनीटेल बना ली थी, कानों में बड़े से गोल्ड रिंग, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में वाइट हाई हील शूज, आंखों में काजल और होंठों पर लाइट पिंक लिपग्लॉस। कुल मिलाकर वो हॉट और क्यूट का मिला जुला कॉम्बिनेशन लग रही थी। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे। होंठ तब आया जब मान का फोन रिंग करना शुरू किया। दोनों एकदम से सकपका गए और इधर उधर देखने लगे। मान देखा तो फोन कबीर का था। कॉल पिक किया तो मान, हेलो बोल, क्या हुआ? कबीर, मान हम लोग कब से यहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ रह गया तू और शिवांगी? कबीर के सवाल का कोई जवाब मान को तब सूझ नहीं रहा था। अब क्या कहे कि दोनों एक दूसरे को देखने में इतने बिजी हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो वो बोला, कबीर वो एक फाइल देख रहा था तो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी यार, बस अभी निकाल रहा हूँ, बस 15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। कबीर, क्या यार मान, आज एक ही तो दिन मिला था, ऑफिस से फ्री होकर थोड़ा अपने लिए अपनों के लिए टाइम बिताया जाए, और तू है कि फाइल लेके बैठा था। चल अब जल्दी निकल और आ जा यहाँ। वैसे एक बात कहूँ, चाची जी ने आज बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बड़ी मस्त मस्त डिश बनवाई है आज चाची जी ने, मुझे तो देखकर ही भूख लग रहा है, जल्दी आ जा भाई। मान हंसते हुए, हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, तू क्यों इतना उतावला हुआ जा रहा है, भूख कर कहीं का, खाना देखकर तो तुझे से रहा ही नहीं जाता है, और मैं तुझे अच्छे जनता हूँ, इसीलिए तू इतना बेसब्र क्यों हुए जा रहा है? तुझे ये भी पता है जब तक मैं आऊँगा नहीं चाची जी लंच चालू करेगी नहीं। ठीक है आता हूँ, भूख कर, चल जल्दी पहुँच जाऊँगा। इतना बोलकर मान फोन रख दिया और शिवांगी की तरफ देखकर बोला, अब चले। शिवांगी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और दोनों केबिन से बाहर निकल गए। बाहर दोनों आकर गाड़ी में बैठे और निकल गए मालिनी के घर के तरफ। थोड़ी देर में वो एक बंगलो के सामने पहुंचे। ये बंगला सी फेसिंग था और बहुत खूबसूरत था। बंगले के अंदर एंट्री करते ही एक बगीचा था और बंगले के अंदर से ही पीछे के लॉन में जाने का रास्ता था, और लॉन से होते हुए ही एक रास्ता सीधा बीच की तरफ जाता था। वहीं पर गेट टुगेदर का प्लान बनाया हुआ था। इस वक्त पीछे लॉन में हर कोई मौजूद था, चाहे वो मान के ऑफिस का स्टाफ हो या कबीर देव, सोहा, चाचा चाची, हर कोई। उन दोनों के वहां पर पहुंचते ही मालिनी जाके मान से बहुत गर्मजोशी से गले मिली और बोली, बहुत देर कर दी बेटा आते आते, और शिवांगी की तरफ इशारा करके नजरों से ही पूछी, कौन है ये? हालांकि वो जानती थी सब कुछ और जो कुछ चल रहा था ये उसी का प्लान था, फिर भी उसने पूछ लिया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मान, नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? और आप इनके बारे में पूछ रही है? इनको तो आप जानती ही होंगी, आपके रेफरेंस पर ही तो मैंने इनको अपॉइंट किया था मेरी पर्सनल सेक्रेटरी और पीए के लिए। मालिनी अपने माथे पर हाथ रख के थोड़ा नाटक करते हुए बोली, अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई, दरअसल बात यह है मान बेटा कि मैं इसको मिली नहीं थी, मेरी एक सहेली ने बोला था मुझे और उसी से बात करके मैंने इसे तुम्हारे पास भेज दिया था। डायरेक्टली हम कभी मिले नहीं तो मुझे पता नहीं था, सॉरी। शिवांगी बेटा कैसी हो तुम? मालिनी अपने माथे पर हाथ रख के थोड़ा नाटक करते हुए बोली, अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई, दरअसल बात यह है मान बेटा कि मैं इसको मिली नहीं थी, मेरी एक सहेली ने बोला था मुझे और उसी से बात करके मैंने इसे तुम्हारे पास भेज दिया था। डायरेक्टली हम कभी मिले नहीं तो मुझे पता नहीं था, सॉरी। शिवांगी बेटा कैसी हो तुम? शिवांगी, नमस्ते मेम जी, ठीक हूँ मैं, और आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये बोल के उसने एक फूलों का गुलदस्ता मालिनी को दिया जो वो साथ में लेके आई थी। मालिनी उसे थैंक यू बोली और बोली, चलो आओ मान लंच करते हैं। मान आकर एक कुर्सी सरकाकर शिवांगी को बैठने के लिए इशारा किया और खुद उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। वहां पर बड़ी सी एक टेबल लगी हुई थी जहां पर काफी सारे लोग बैठ सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 टेबल को जोड़कर एक लंबा सा टेबल बनाया हुआ था। काफी सारे अलग अलग डिशेज रखे हुए थे वहां पर। मान के दूसरी बाजू में ही मालिनी बैठ गई और मान से धीरे से उसके तरफ थोड़ा झुककर बोली, वैसे शिवांगी बहुत खूबसूरत है मान, सिर्फ सेक्रेटरी ही है या कुछ और भी? मेरा मतलब है जिस तरीके से तुम उसके लिए केयर कर रहे हो और जिस तरीके से तुम उसे देख रहे हैं, इससे तो कुछ और ही साबित होता है। मान उस वक्त खुद के साथ साथ शिवांगी की प्लेट में भी खाना सर्व कर रहा था। सर्व करते करते उसका हाथ अचानक रुक गया और उसने मालिनी की तरफ घूमकर देखा और अपनी नजरें नीचे करके बोला, ऐसा कुछ नहीं है चाची जी जैसा आप सोच रहे हैं। दूसरी तरफ बैठे मान के चाचा जी ने बोला, क्या बात चल रही है तुम दोनों में, जरा हमें भी तो बताओ, हमें भी तो पता चले, इतने धीरे धीरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मालिनी जी, आप नहीं समझेंगे, आपके बस की बात नहीं है, आप चुपचाप अपना खाना खाए ना, क्यों हम दोनों के बीच में बोल रहे हैं? जैसे कि चाचा जी को पता था उसकी बीवी कैसी है तो उसने अपने दोनों कंधे उचका दिया और अपने खाना कंटिन्यू करने लगा। मालिनी वो फिर से मान से बोली, मुझे तो नहीं लगता मान,
मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, खैर जो भी है। और थोड़ा मान के और नज़दीक जाके बोली, वैसे मुझे तो शिवांगी बहुत पसंद आए अपनी बहू के रूप में। इतनी खूबसूरत बहू पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। उसने ये बात थोड़ा सा जोर से बोली थी जिससे यह बात शिवांगी को भी सुनाई दे, और शिवांगी को सुनाई भी दिया। उनके बाद मालिनी की बात सुनते ही उसके गले में खाना अटक गया और उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। मान अचानक उसके ऐसे खांसने से थोड़ा हड़बड़ा गया और पानी का ग्लास लेके शिवांगी के मुंह से लगाते हुए बोला, क्या हुआ शिवांगी, तुम इतनी जोर से खांस क्यों रही हो? थोड़ा धीरे खाओ। और उसके पीठ को एक हाथ से थोड़ा सहलाने भी लगा। शिवांगी पानी पीने के बाद जब रिलैक्स हुई तो उसने मान के तरफ देखते हुए बोली, सर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, खाना गले में अटक गया था और कुछ नहीं। खुद को नॉर्मल करते हुए उसने मान के और उसके चाची के तरफ देखें। दोनों ही इस वक्त शिवानी के तरफ देख रहे थे। सिर्फ दोनों ही नहीं, आसपास बहुत से लोग शिवानी के तरफ देख रहे थे। शिवांगी ने सबकी तरफ देखते हुए बोली, रिलैक्स करो गाइस, मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना अपना खाना कंटिन्यू कीजिए। सब अपना अपना खाना खाने लगे तो कबीर ने पूछा, शिवांगी तुम ठीक तो हो? शिवांगी, जी सर मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। खाना खत्म होने के बाद सब बीच के तरफ चले गए। शिवांगी को बहुत सुकून महसूस होती थी जब वह बीच पर आती थी। वैसे भी ये उसकी फेवरेट प्लेस हुआ करता था। वह एक तरफ जाकर रेत पर बैठ गई। मान जब देखा शिवांगी रेत पर अकेली बैठी हुई है तो वह भी उसके पास आकर बैठ गया और उसने पूछा, क्या देख रही हो शिवांगी? शिवांगी, डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लगता है ना मान? हाँ ये तो है शिवांगी, पर मुझे डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज भी देखना बहुत पसंद है। जहाँ डूबता हुआ सूरज मन को उदास कर जाता है, वही उगते हुए सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है, एक नई उम्मीद के साथ आता है। शिवांगी मान के तरफ देखकर, बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं आप, अच्छा लगा आपसे ऐसी बातें सुनकर। शाम हो चली थी। मालिनी ने एक तरफ बोनफायर का इंतजाम भी किया हुआ था। सब आकर बॉनफायर के आजू बाजू में बैठ गए। कबीर ने बोला, वैसे चाची जी काफ़ी दिन हो गए मान से कुछ सुने हुए, आज मौसम भी है और दस्तूर भी, क्यों ना मान आज कुछ हमें सुना दे। मान, ओ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मालिनी, हाँ बेटा सुना दो ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुमसे कुछ सुने हुए। मान, नहीं चाची जी आज नहीं, फिर कभी, और आज मूड भी नहीं है। मालिनी, क्या नहीं नहीं, अभी नहीं गए दो ना। मान, कबीर क्यों इतना भाव खा रहा है? मान, जब सब इतना बोल रहे हैं तो कुछ सुना क्यों नहीं देता? मालिनी शिवांगी के तरफ देखकर बोली, देखो शिवांगी हम सब बोल बोल कर तो थक गए हैं, अब तुम ही बोलो, शायद तुम्हारे बोलने से मान सुन ले और हमें कुछ अच्छा सा सुनने मिल जाए। शिवांगी, सर सब जब इतना कह रहे हैं तो कुछ सुना दीजिए ना सर। क्यों इतना भाव खाना? मेरी माँ कहती है टैलेंट हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, और सब कह रहे हैं आप अच्छा गाते हैं, तो कुछ सुना दीजिए, हम भी तो सुने आप कितना अच्छा गाते हैं। शिवांगी के कहने पर मान हाँ मैं सहमति जता दी और बोला, ठीक है। मालिनी विला के अंदर जाकर मान के लिए गिटार ले आई और उसे थमा दिया और बोली, क्या बात है मान, हम सब इतना बोल रहे थे तब तो तुमने सुना नहीं? और शिवांगी के एक कहने पर ही मान गए। मान कुछ बोला नहीं, उसने एक बार शिवांगी की तरफ देखा और गिटार हाथ में थाम लिया और गिटार को ट्यून करने लगा। बॉनफायर के सामने एक पत्थर पर वो बैठ गया और गाना शुरू किया। मान कुछ बोला नहीं, उसने एक बार शिवांगी के तरफ देखा और गिटार हाथ में थाम लिया और गिटार को ट्यून करने लगा। बॉनफायर के सामने एक पत्थर पर वो बैठ गया और गाना शुरू किया। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, एहे है। मान के आवाज में एक कशिश थी जो शिवांगी को अपने तरफ खींच रही थी। मान भी शिवांगी को देखते हुए ही गा रहा था, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल। मिले कब कहाँ, कितने लम्हे गुजारे, मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल। तुम्हारे जवां खूबसूरत बदन को तराशा हुआ एक महल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल। ना पूछो मेरी बेकरारी का आलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल। मान और शिवांगी अभी भी एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। जब सबकी तालियां एक साथ बजी तो दोनों को ध्यान आया और वह दोनों झटके से आजू बाजू देखने लगे। कबीर, वाओ मान, इतनी कशिश तो तेरे आवाज में पहले कभी नहीं आई, क्या बात है यारा, आज तो तू छा गया, इतना खूबसूरत गाना गाया। मालिनी, हाँ मान सच में तुमने बहुत खूबसूरत गाया, आज का सबसे खूबसूरत तोहफा था ये मेरे लिए। सब बधाई दे रहे थे मान को, पर मान उसकी नज़र तो सिर्फ शिवांगी के ऊपर ही थी। उसको लग रहा था शिवांगी कुछ तो बोलेगी, पर शिवांगी कुछ नहीं बोली। शिवांगी भी मान को ही देख रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। सबके सामने दोनों को एक दूसरे के तरफ ऐसे देखता हुआ पाकर कबीर को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने इग्नोर कर दिया। वहीं मालिनी दोनों को देखकर समझ रही थी दोनों पास आ रहे हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा रात होने आई तो शिवांगी बोली, सर अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। तो मान बोला, ठीक है तुम रुको मैं अभी आता हूँ। मान मालिनी के पास आया और बोला, चाची जी शिवांगी को लेट हो रही है घर जाने के लिए, और मुझे भी अब घर जाना है तो मैं जा रहा हूँ, उसे उसके घर छोड़ते हुए मैं भी घर चला जाऊँगा, तो फिर मिलता हूँ। मालिनी बोली, ठीक है मान तुम जाओ और शिवांगी को भी छोड़ दो। सबको बाय बोलकर मान बाहर निकल आया और शिवांगी को बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिवानी हाँ बोलकर मान के साथ गाड़ी में आ बैठी।
कुछ दूर जाने के बाद शिवांगी बोली, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है सर, सच में आपने बहुत खूबसूरत गाया, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे गाना गाते हैं। मान, मुझे तो लगा था तुम कुछ बोलोगी ही नहीं, या ऐसा लगा शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। शिवांगी, नहीं ऐसा नहीं है। मान, तो फिर तुम तभी क्यों नहीं बोली? शिवांगी, दरअसल मुझे इतने लोगों के बीच में आपके साथ बात करने में थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, इसलिए मुझे तो आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई, पर इतने लोगों में बोलने से झिझक हो रही थी। मान, मुझसे बात करने में कैसी शर्म? शिवांगी, पता नहीं। मान, ओके, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। बातें करते करते इतने में ही शिवांगी का घर आ गया। मान गाड़ी रोकी और शिवांगी उतरकर घर की तरफ जाने लगी, पर वो फिर से लौट आई गाड़ी के पास और बोली, थैंक यू सर इतनी खूबसूरत शाम देने के लिए, सच में आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, एक खूबसूरत याद बनके। मान, इट्स माई प्लेजर शिवांगी, और ऐसे मौके तो अब और आएंगे। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे तो शिवांगी ने कहा, सर अब आपको घर जाना चाहिए, बाय सर। मान बाय बोलकर गाड़ी आगे बढ़ा दिया और शिवांगी गाड़ी को देखती रही जब तक वो गाड़ी आंखों से ओझल ना हो गई। घर आकर भी शिवांगी अभी भी उसी एहसास में खोई थी जब मान उसको देखते हुए गा रहा था। वहीं मान का भी यही हाल था, वो भी शिवांगी के बारे में ही सोच रहा था। जानता हूँ शिवांगी, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए एहसास है, पर तुम बताओगी नहीं। इस फैशन शो के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वहीं कबीर ये सोच रहा था, आज जो मैंने देखा वो क्या था? क्या मान और शिवांगी के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो तो मान मुझे जरूर बताता, और वैसे भी उसे तो वो मंदिर वाली लड़की से प्यार है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, अब उसे कौन बताए, मंदिर वाली और ऑफिस वाली दोनों एक ही है, टीयर्स ऑफ जॉय। ऐसे ही तीनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए ही सो गए। अगले दिन से वहीं अपना रूटीन शुरू हो गया। एक हफ्ता और ऐसे ही निकाल गया और फैशन शो में जाने वाली दिन भी आ गया। मुक्ति सुबह ही आ गई थी शिवांगी के घर पर, वहीं से वो दोनों एक साथ शिवांगी के ऑफिस जाने वाले थे। दोनों साथ मिलकर ऑफिस पहुंच गई। आज शिवांगी को ट्रिप पर जाना था तो वो अपनी बुलेट लेके नहीं आई थी, दोनों आज कैब से आए थे। कैब से उतरते ही मुक्ति ने ऑफिस के बिल्डिंग को देखते हुए कहा, वाह शिबू, ऐश है तेरे तो। शिवांगी को पता था मुक्ति थोड़ी जिद्दी और थोड़े गुस्से वाली है, और इसी वजह से आए गए दिन उसका कहीं ना कोई पंगा होते रहता है। इसलिए उसने पहले ही मुक्ति से कहा, देख मुक्ति प्लीज यहाँ किसी के साथ कोई पंगा मत करना, नहीं तो तेरे साथ साथ मेरे भी ऑफिस में ये आखिरी दिन हो जाएगा। मुक्ति, चील शिबू, देख तुझे तो पता ही है मैं एवई किसी से लड़ती नहीं हूँ। हाँ, कोई अगर सामने से मुझे छेड़े तो उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। तो तू मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं खुद से कोई पंगा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। शिवांगी और मुक्ति केबिन में बैठी थी जहां शिवांगी अपनी फाइलों में उलझी हुई बची हुई काम निपटा रही थी, वही मुक्ति बोर हो रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना ऑफिस से घूम लिया जाए। उसने शिवांगी से बोला, शिबू मैं बाहर जाकर तेरी ऑफिस देख लूं? शिवांगी ने बोली, ठीक है शिवांगी, देख लो पर ध्यान रहे कुछ कारनामे मत कर देना। मुक्ति, शिबू मैंने कहा ना, खुद से कुछ नहीं करूंगी। केबिन से बाहर निकलकर मुक्ति ऑफिस में घूमने लगी। लिफ्ट के सामने से गुजरते ही किसी से उसका सर टकरा गया। उसने सर पकड़कर बोलना शुरू किया, मुक्ति कौन है बे, बिना आंख के दिन में भी दिखाई नहीं देता है क्या? ये कबीर था जो लिफ्ट से निकाल रहा था और निकलते हुए मुक्ति से टकरा गया था। कबीर, व्हाट द हेल इज दिस, हु आर यू टॉक लाइक दिस? मुक्ति, अबे ओए, आंख के अंधे दिखाई नहीं देता क्या? लड़की हूं और इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन मैं तुझे देने की जरूरत नहीं समझती। कबीर, देना तो तुझे पड़ेगा, और तू है कौन? ये क्या कोई गार्डन है को फेल कर घूम रही है? मुक्ति, ओए छछूंदर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कबीर, तूने मुझे छछूंदर बोला? तू बिल्ली, काली बिल्ली। मुक्ति, मुझे काली बिल्ली बोला तूने? अपने आप को देखा है, सड़ा हुआ टमाटर के जैसा दिखता है। कबीर, तू खुद भी अपने आप को देख ले, काली बिल्ली कहीं की। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर शिवांगी बाहर आ गई थी। ये तो गनीमत थी कि मान अभी तक आया नहीं था। शिवांगी जोर से, स्टॉप इट, ये सब क्या चल रहा है? कबीर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ शिवांगी, यह सब चल क्या रहा है और यह है कौन? शिवांगी, कबीर सर, यह मेरी दोस्त है मुक्ति, और मुक्ति यह कबीर सर है। तुम इनसे ये किस तरीके से बात कर रही हो? मुक्ति, ये झिंगुर, यह झिंगुर तेरा दोस्त है? हाँ मुक्ति, यह मेरा दोस्त भी है और यहाँ का एक पार्टनर भी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई गड़बड़ नहीं। मुक्ति, मैंने कुछ नहीं किया सच्ची शिबू, इसी ने मुझे टक्कर मारी तो मुझे गुस्सा आ गया। शिवांगी, सॉरी कबीर जी, मुक्ति के तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। और मुक्ति, तुम भी कबीर सर से सॉरी बोलो। मुक्ति, मैं और सॉरी, वो भी इस झींगुर से, नो वे। शिवांगी, प्लीज़ मुक्ति, मेरे लिए। मुक्ति, ओक, सिर्फ तेरे लिए। कबीर की तरफ आंखों को छोटी करके घूरते हुए बोली, आई एम सॉरी झिंगुर। शिवांगी, मुक्ति प्लीज़। मुक्ति, देख शिबू, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। कबीर, इट्स ओक। शिवांगी, वैसे ये है कौन? शिवांगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मुक्ति। कबीर की तरफ झुक के धीरे से बोली, हाँ थोड़ी अजीब है जानती हूँ, पर दिल की बहुत अच्छी है।
कबीर भी वैसे ही बोला, थोड़ी अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब है यार। कबीर ने देखा तो सामने मुक्ति ब्लैक लो वेस्ट रफ जीन्स जो जगह जगह से फटी हुई थी, ब्लैक क्रॉप टॉप ऊपर से ब्लैक लेदर जैकेट, नाक में गोल नोच पिन, कान में भी ब्लैक टॉप्स, बाल कली पीठ तक आते हुए, पैरों में ब्लैक शूज, उसका नेल पॉलिश भी ब्लैक थी। लीजिए हो गया पंगा, अब और क्या क्या होगा। कबीर और मुक्ति के बीच यह एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। और शो में क्या क्या होगा जानेंगे अगले भाग में। क्या मान शिवांगी को प्रोपोज कर पाएगा और शिवांगी की आंसर क्या होगा, हाँ या ना। कबीर मुक्ति को घुरे जा रहा था, ये देखकर मुक्ति को और गुस्सा आ गया। मुक्ति, क्यों बे झिंगुर क्या देख रहा है, ये को तेरी मेंढक जैसे आंखें हैं ना, इसे अपने काबू में रख नहीं तो इन्हें निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझाना। कबीर शिवांगी को देखकर बोला, शिवांगी क्या सच में ये बदतमीज जंगली बिल्ली तुम्हारी दोस्त है। शिवांगी ने गर्दन हिलाते हुए पलकें झपका कर हाँ बोली और इशारों में ही सॉरी बोली। मुक्ति, भैंस की टांग तेरी तो तूने जंगली बिल्ली किसे बोला, साला तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वह कबीर को मारने के लिए उसके तरफ दौड़ी तो शिवांगी बीच में आ गई, आकर उसको रोक दी। कबीर शिवांगी के वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, फिर भी उसने बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, लड़की होकर भी इतनी बदतमीजी से इतनी गालियां देती हो तुम। मुक्ति, हाँ तो अब क्या, तेरे को गाली देने के लिए मैं अपना जेंडर चेंज कर लूँ। चू, आधा शब्द उसके मुंह में ही रह गया था क्योंकि शिवांगी आकर उसके मुंह पर हाथ रख दी थी और उसने कबीर को बोली, सॉरी कबीर जी, मैं इसको यहाँ से लेकर जाती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। और वह मुक्ति को खींचते हुए अपने केबिन के तरफ लेकर गई। वही मुक्ति अभी तक बड़बड़ाए जा रही थी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर मिल जाए मुझे बस, चपरगंजू काहे का, इसका दांत तोड़ के इसके मुंह में मैंने खिड़की नहीं बनाई तो देखना। @#तारांकन ऐड। शिवांगी क्या कर रही है मुक्ति तू, मैंने तुझे घर से समझा कर लाई थी कि प्लीज कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना और तू है कि मानती ही नहीं। झगड़े करे बिना तेरा कभी भी दिन नहीं गुजरता है ना। कबीर सर क्या सोच रहे होंगे, चल अब चुपचाप बैठ यहाँ पर और यहाँ से हिलना मत। उसने मुक्ति के लिए एक कॉफ़ी मंगवाए और उसको दे दी। मुक्ति ने कॉफ़ी को साइड में किया और अपने जेब से सिगरेट निकाल कर होंठों के बीच रख ली। एक या दो कश भरे ही होगी। शिवांगी ने जब देखी तो गुस्से में उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक दी और बोली, चुपचाप कॉफ़ी पी और मेरा दिमाग गर्म मत कर, नहीं तो तेरा गाल लाल करने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। मुक्ति ने मासूमियत से शिवांगी के तरफ देखी और सॉरी बोलकर कॉफ़ी पीने लगी। कुछ ही देर में सारा स्टाफ आ चुके थे और शिवांगी ने सबसे मुक्ति को मिलवा भी दिया था। जहां स्टाफ के कुछ लड़के मुक्ति से काफ़ी इम्प्रेस थे तो कुछ उसके अजीब से पहनावे और बोल को देखते हुए उससे दूर रहने में ही भलाई समझे। वहीं हाल लड़कियों का भी था, कुछ उसके बिंदास एटीट्यूड को देखकर उससे इम्प्रेस होकर उससे बात और दोस्ती कर ली थी तो कुछ उसे देखकर खुसफुसर कर रही थी। खैर थोड़ी देर में सब अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। जहां स्टाफ बस में निकल चुके थे वहीं शिवांगी और मुक्ति मान के साथ उसके गाड़ी से जा रही थी। कबीर भी अपने गाड़ी से अलग निकल गया, उसके साथ में देव भी था। मालिनी भी आने वाली थी अपने पति के साथ, वही सोहा और उसके साथ कुछ फ्रेंड्स उसके आने वाले थे। मान के गाड़ी में, जहां मान आज सुरेश जी के बाजू में पैसेंजर सीट पे बैठा था ताकि दोनों लड़कियां पीछे कंफर्टेबली बैठ सके। मुक्ति को मान का जेस्चर काफी अच्छा लगा। मान मिरर से पीछे बैठी शिवांगी को देख रहा था। आज शिवांगी ने एक लाइट ब्लू कलर की फेडेड जीन्स और वाइट लॉन्ग कुर्ती पहनी थी। बालों को भी उसने जुड़ा स्टिक से ऊंचा करके एक जुड़ा बनाई थी। कान में सिल्वर झुमके, माथे से कुछ लिटे उसके गालों को छू रहे थे। बहुत प्यारी लग रही थी वो। उसने गाड़ी में बैठते ही अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दी थी और मान उसे देखे जा रहा था। इस बात का आभास शिवांगी को नहीं थी पर मुक्ति ने ये बात नोटिस कर ली थी। वो थोड़ी आगे तरफ आई और उसने बोली, हियर व्हाट्सअप ड्यूड, आई एम मुक्ति एंड आई थिंक यू आर मानवेंद्र सिंह खुराना राइट। मान, यस यू आर राइट और आई एम श्योर तुम शिवांगी की बेस्ट फ्रेंड मुक्ति हो, है ना। मुक्ति, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वैसे एक बात बोलूं, मुझसे ना ये सर्वर नहीं बोला जाएगा तो आई कॉल यू ब्रो, चलेगा ना। मान, अरे सिर्फ चलेगा नहीं दौड़ेगा, हा हा हा। शिवांगी दोनों की बातें सुन तो रही थी पर साथ ही में अपने काम में लगी हुई थी। ऐसे बातें करते हुए सब मंजिल तक पहुंच गए। इतने वक्त में मुक्ति और मान की भी एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब सब वहां पर पहुंचे तो वहां पर स्टेज बन रहा था जहां पर शो होने वाली थी। थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा सामियाना लगा हुआ था। बाहर से तो ये इतना खास नहीं लग रहा था पर अंदर जाने के बाद वो कोई 5 स्टार होटल से कम भी नहीं था। आगे के जाने पर एक हॉल, साइड में मॉडल्स के लिए ड्रेसिंग रूम बने थे और पीछे एक साइड किचन और सबके लिए अलग अलग कमरे थे। कबीर ने सबको अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करने बोला और वो खुद मान के साथ स्टेज के तरफ चला गया, ये देखने के सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। शो दूसरे दिन था पर हर चीज़ पर रखना जरूरी था, चाहे वो स्टेज हो या लाइट्स या म्यूजिक, और उसके बाद सारे चीज़ों को आज फाइनल टच देना था। शिवांगी भी वही थी, सब कुछ ठीक है या नहीं चेक करने के लिए। शाम हुई तो आसमान में बादल घूमने लगे। खुला हुआ और थोड़ा पहाड़ी इलाका होने के वजह से यहाँ कभी भी बारिश हो जाती थी और थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश शुरू भी हो गई। बारिश में अब ज़्यादा कुछ काम तो हो नहीं सकता था तो सबने आराम करने सोचा। सब स्टाफ और क्रू हर कोई अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए।
आज की ट्रैवलिंग और वहाँ का मौसम के वजह से सब थके हुए महसूस कर रहे थे, सबको नींद भी आ रही थी तो सब सो गए। मुक्ति और शिवांगी एक ही रूम में थे। रात को अचानक कुछ आवाज़ से शिवांगी की आंख खुली। उसने गौर से सुना तो कोई गिटार बजा रहा था। शिवांगी एक शॉल ओढ़ ली और एक छतरी लेके वो रूम से बाहर निकल गई देखने। बारिश बंद तो नहीं हुई थी पर इतना भी नहीं था कि कोई भीग जाए। शिवांगी उस तरफ चल पड़ी जहां से आवाज़ आ रही थी। उसने नज़दीक जाके देखा तो मान नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। हाथों में गिटार था और पास में 2 वाइन की बोतल खाली पड़ी थी, एक जिसमें आधी खाली और आधी भरी हुई थी। मतलब ये कि मान काफ़ी पी चुका था और वो अभी भी बैठकर और ड्रिंक कर रहा था। जो धुन वो बजा रहा था वो भी काफ़ी दर्द भरी थी। उतने में ही मान की आवाज़ शिवांगी के कानों में पड़ी। शिवांगी उस तरफ चल पड़ी जहां से आवाज़ आ रही थी। उसने नज़दीक जाके देखा तो मान नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। हाथों में गिटार था और पास में 2 वाइन की बोतल खाली पड़ी थी, एक जिसमें आधी खाली और आधी भरी हुई थी। मतलब ये कि मान काफ़ी पी चुका था और वो अभी भी बैठकर और ड्रिंक कर रहा था। जो धुन वो बजा रहा था वो भी काफ़ी दर्द भरी थी। उतने में ही मान की आवाज़ शिवांगी के कानों में पड़ी। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे वह जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे, वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वह, मेरे साथ बरसात भी रोह पड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर यह है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूटकर चीज़ कोई जुड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। शिवांगी वही दूर पीछे खड़े हो इस गाने को सुनने लगी। मान का गाना सुनकर शिवांगी का दिल भी बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मान को हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसने पास जाके देखा, मान वहीं पर पत्थरों पे सो गया था। उसने पास जाकर मान को उठाने की बहुत कोशिश की पर वो नशे के वजह से उठा नहीं। उसने कुछ सोचा और मालिनी को फ़ोन किया। मालिनी उस वक्त सो रही थी। फोन की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी तो रात के 12:35 हो रहे थे। फ़ोन एक बार बजकर बंद हो चुका था। फिर से बजा तो देखी वो शिवांगी का फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाई और बोली, हेलो शिवांगी, क्या हुआ, तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही हो? शिवांगी, मैम यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। मान सर यहाँ नदी के पास पत्थर पर काफ़ी ड्रिंक करके सो गए हैं। मैंने देखा तो उन्हें उठाने के लिए यहाँ आई पर वह उठ ही नहीं रहे हैं और मैं अब इन्हें यहाँ पर ऐसे तो छोड़ नहीं सकती थी और अकेले इन्हें उठाकर इनके रूम तक पहुँचा भी नहीं सकती। तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने आपको बताना सही समझा। क्योंकि किसी भी वक्त किसी और ने, किसी स्टाफ ने इन्हें ऐसे देखा तो लोग बातें बनने में वक्त नहीं लगाएंगे। मालिनी, हम ठीक किया तुमने, तुम वहीं पर रुको, मैं आती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है, बोलकर मालिनी ने फ़ोन रख दी। कुछ समय बाद शिवांगी को मालिनी और उसके साथ में कबीर आते दिखे। कबीर ने मान को उठाया और कंधे का सहारा देकर रूम तक ले जाने लगा तो शिवांगी ने भी दूसरी तरफ से सहारा दी ताकि कबीर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब वो कोई सुपर हीरो तो था नहीं को 6 फीट के हट्टा कट्टा नौजवान को गोद में उठाकर ले जाए। रूम के डोर तक पहुंचने के बाद कबीर बोला, थैंक यू शिवांगी और चाची जी जो आपने मुझे बुला लिया, अब मैं इसे संभाल लूंगा, आप जाकर आराम करे जाइए। मालिनी बोली, ठीक है बेटा, तुम इसे सुला दो, मैं भी जा रही हूँ सोने क्योंकि तुम्हारे चाचा जी भी सोए हुए हैं और उनको को बोलकर नहीं आई हूँ। वह अगर नींद से उठ गए तो 100 सवाल मुझसे पूछेंगे और नींद खराब करेंगे। इससे अच्छा जाती हूँ, बाय, गुड नाइट कबीर। गुड नाइट शिवांगी, और कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। इतना बोलकर वो चली गई। शिवांगी वहीं पर थी। कबीर ने उसे भी जाने बोला तो वो बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ इनको सही तरीके से सुलाने में। कबीर ने ओके बोला और दोनों मिलकर मान को बेड पर ले आए। उसको सही तरीके से सुलाने के बाद शिवांगी मान के ऊपर ब्लैंकेट डाल दी। ब्लैंकेट से सही से कवर करने के बाद वो बोली, अब ये सो चुके हैं, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। कबीर ने भी हाँ बोला और वो दोनों जाने लगे। शिवांगी जब मान को ब्लैंकेट ओढ़ा कर जाने लगी, अचानक मान उसका हाथ कसके पकड़ लिया और बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगा, नहीं नैना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ नैना, नैना, नैना। मान के मुंह से नैना की नाम सुनकर शिवांगी को एक झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी ने जोर से दबा दिया है। एक दर्द सा उठा उसके दिल में। उसने अपने हाथ को धीरे से उसके हाथ से छुड़ाई और बाहर निकल गई। बहुत बुरा लग रहा था उसे, पर ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पाई। उसके आंखों में नमी भी भरने लगी थी। कबीर भी उसके पीछे ही निकला। उसने देखा शिवांगी बाहर खड़ी नदी की तरफ एकटक देख रही थी जहां मान थोड़े वक्त पहले बैठा हुआ था और कुछ सोच रही थी। कबीर उसके पास आया और बोला, कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे मन में भी कोई सवाल होंगे मान को ऐसे देखकर। शिवांगी को जब एहसास हुआ पीछे कोई खड़ा है तो उसने झट से आंखों के नमी को साफ किया और मुड़कर देखी तो उसे कबीर दिखा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोली। कबीर, कुछ पूछना चाहती हो? शिवांगी, वो जो अंदर हुआ वो क्या था? मैंने सर को ऐसे कभी नहीं। और ये नैना कौन है सर?
कबीर, नैना, नैना मान का वो अतीत है जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा है। शिवांगी, वो जो अंदर हुआ वह क्या था? मैंने सर को ऐसे कभी नहीं। और र र यह नैना कौन है सर? कबीर, नैना, नैना मान का वो अतीत है जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। शिवांगी ने सवालिया नजरों से कबीर को देखते हुए बोली। कबीर, ये जो तुम मान को देख रही हो ना, ये ऐसा कभी नहीं था। मतलब इतना गुस्सा करने वाला, या हमेशा चुप चुप रहना, काम में इतना खो जाना कि खाना पीना भूल जाना, हद से ज़्यादा ड्रिंक करना, ये ऐसा नहीं था। शिवांगी बीच में ही, पर मैंने कभी उन्हें ये सब करते हुए नहीं देखा। कबीर, हाँ, क्योंकि तुम्हारे सामने कभी उसका वो साइड आया ही नहीं। पता नहीं तुम्हारे सामने वो आजकल बहुत डिफरेंट नजर आता है, वरना तो उससे सारे स्टाफ खौफ रहता है। शिवांगी, हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है, बहुत जिंदादिल इंसान हुआ करता था मान। पता नहीं मैं तुमसे ये सब क्यों बोल रहा हूँ, जबकि इस बारे में उसके कुछ अपनों को छोड़कर किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता। तुम्हें पता है शिवांगी, मान के पास वैसे तो रिश्ते के नाम पर उसके दादा दादी, चाचा चाची, उनकी बेटी, ऐसे बहुत से लोग हैं, पर सबसे ज्यादा करीब उसके मैं हूँ। हाँ, चाचा या चाची से बात हो जाती है कभी कभी। आलिया चाचा जी की बेटी, उससे भी बात करता है वो उन लोगों से मिलता भी है, पर वो को अटैचमेंट होता है ना, वो किसी के साथ नहीं है। शिवांगी बीच में ही, और दादा दादी, मैंने तो कभी उनके बारे में नहीं सुना, बल्कि शायद ही किसी को पता होगा। मान सर के दादाजी और दादी भी है। कबीर, हाँ है, तुमने वीरेंद्र प्रताप खुराना का नाम सुना है? शिवांगी, हाँ सुना है, इन्हें कौन नहीं जानता। ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और आज के वक्त पर बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं, है ना, जिन्होंने अपने आधी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देके गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कबीर, हाँ बिल्कुल सही, वही मान उन्हीं का पोता है। शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई थी ये सुनकर। कबीर, मान के मम्मी और पापा ने लव मैरिज किया था। मान के पापा एक सफल बिजनेसमैन थे और मान की मां एक सिंगर। एक चैरिटी फंक्शन में उन दोनों की मुलाकात हुई थी। मान की मां एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, एक ही लड़की थी वो अपने माँ बाप की। फंक्शन में मुलाकात होने के बाद उन दोनों में और मुलाकात होती गई, और वह मुलाकात कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। जब शादी करने का ख्याल आया तो दोनों ने अपने परिवारों को बताएं। मान के पापा इस रिश्ते को कभी नहीं माने, क्योंकि मान के मॉम गरीब घर से थी, और उस वक्त ये सब बहुत देखा क्या करता था, जैसे समाज, स्टेट्स, दोनों ने सारे रिश्ते नाते तोड़कर यह शादी की थी। बहुत खुश थे दोनों अपने नई जिंदगी से। जब मान आया उनके जिंदगी में तो ये खुशी दोहरी हो गई। फिर एक एक्सीडेंट में मान के पापा चल बसे, पर फिर भी मान के दादाजी ने उन्हें नहीं अपनाया। उस वक्त उन्हें बहुत घमंड था अपने रुतबे और पैसे का। मान के मॉम ने बहुत मेहनत की उसके परवरिश के लिए। मान और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वहीं से दोस्ती हुई थी हमारी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं उसी स्कूल के ही ट्रस्ट के आश्रम में रहता था। मान के मॉम मुझे अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। फिर एक दिन पता चला उसके मॉम को कैंसर है। इलाज दौरान जब उन्हें पता चला उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो उसके मॉम उसके दादाजी के पास गई, उनसे ये रिक्वेस्ट करने के मान को वो अपना कर अपने पास रख ले। पर उसके दादाजी को लगा उसकी मॉम नाटक कर रही है उनके प्रॉपर्टी पाने के लिए। उसके चाचा चाची भी थे, पर दादाजी उनके सामने वो कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि सारा बिजनेस मान के दादाजी के हाथ में था, और मान के पापा के सब कुछ छोड़कर जाने के बाद सारे प्रॉपर्टी पे वो ही राज कर रहे थे। हाथ दिखावे के लिए या कुछ और वो कभी कभी आ जाते थे मान और उसकी माँ उन दोनों से मिलने। 10th का बोर्ड था उसी वक्त मान के मॉम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद मान के दादाजी आए थे मान को ले जाने पर, तब तक मान के मन में उनके लिए नफरत पैदा हो चुका था। वो नहीं गया उनके साथ। उसने बहुत मेहनत किया यहाँ तक आने में। ड्राइंग बहुत अच्छी है उसकी, तो उसने फैशन डिजाइनर बनने का सोचा और एक बहुत बड़े डिजाइनर के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे अपने हुनर के दम पर उसने ये मुकाम हासिल कर लिया था। मैं हर वक्त हर कदम उसके साथ ही था। उसके और भी बहुत साइड है जो हाइड है। अपने आप को बड़ा बनाने और पैसे कमाने के जुनून में उसे कुछ होश ही नहीं था, हर वक्त बस काम काम और काम। फिर एक दिन उसके जिंदगी में नैना आई। ये वही जगह है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। फ्लैशबैक। काश पठार, महाबलेश्वर, फ्लावर एग्जाबिशन। एक लड़की घूमते हुए फूलों को देख रही थी और उन फूलों की तस्वीरें निकाल रही थी। वैसे वो खुद भी कोई फूल से कम नहीं लग रही थी। काली गहरी आंखें, पीठ तक घुंघराले बाल, पतली गुलाबी होंठ, कानों में मोती की बूंदें, पिंक कुर्ती, वाइट प्लाजो और वाइट दुपट्टा। उन फूलों के बीच वो कोई परी सी लग रही थी। पीछे से एक लड़का, इट्स ब्यूटीफुल, लड़की पीछे मुड़ते हुए, व्हाट? लड़का, आपको क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लड़की हंसते हुए, वैसे फ्लर्ट करने का ये तरीका भी अच्छा है। लड़का, वैसे मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, सच ही बोला है। इतने खूबसूरत फूल है यहाँ पर, आप इस सब फूलों में बेहतरीन है। लड़की, हा 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 हा, चलिए मान लेती हूँ आपकी ये बात, तो आप भी मेरी एक बात माने। लड़का, कौन सी बात मनवाएंगी मोहतरमा? वैसे ऐसे खूबसूरत फूल अगर कोई बात बोले तो शायद ही कोई इनकार कर पाए, तो कहिए क्या करना है? लड़की, इन खूबसूरत वादी में भी बोर हो रही हूँ, तो एक गेम खेले।
लड़का, कैसा गेम? लड़की, ममम मैं आपके बारे में 3 चीजें गैस करूंगी, आप मेरे बारे में 3 बातें बताना, देखते हैं कौन जीतता है। लड़की, इन खूबसूरत वादी में भी मैं बोर हो रही हूँ, तो एक गेम खेले। लड़का, कैसा गेम? लड़की, ममम मैं आपके बारे में 3 चीजें गैस करूंगी, आप मेरे बारे में 3 बातें बताना, देखते हैं कौन जीतता है। लड़का, हैरान होकर, पर मैं कैसे आपके बारे में कुछ कह पाऊंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूं आपको। लड़की, यही तो गेम है। लड़का, ओक डन, पर जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? लड़की, वो जो आप चाहे। लड़का, पक्का ना देखो बाद में मुकर मत जाना। लड़की, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। लड़का, फिर तो ठीक है, चलिए गेम आपका तो आप ही शुरू कीजिए इस गेम को। लड़की एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वहां जाकर बैठे। लड़का, ओक चलिए, और वो दोनों आगे जाकर बेंच के ऊपर दूसरे को देखते हुए बैठ गए। चलिए अब शुरू कीजिए। लड़की, आपने बहुत कम उम्र में अपने मेहनत से बहुत अच्छी तरक्की की है। लड़का, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी जानते हैं, यहाँ पर आए हुए सभी मुझे पहचानते, फिर भी ठीक है, ओके। लड़की, आप बहुत अच्छे गाना गाते हैं और गिटार भी बजाते हैं। लड़का शरारत से, वेट अ मिनट, आप कोई जादूगर या जासूस तो नहीं हो? लड़की हंसते हुए, नहीं, और तीसरा, आपके जिंदगी में बहुत बड़ी तूफान आने वाला है। लड़का उस लड़की के हाथ पकड़ते हुए, आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। देखो मुझे ज़्यादा घुमा फिराकर बात करने की आदत है नहीं, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह खुराना है, तुम शायद मुझे पहचानती होंगी, खुराना इंडस्ट्री का मालिक हूँ मैं। काफ़ी वक्त पहले से मैं तुम्हें इन फूलों के बीच देख रहा हूँ, तुम्हें देखते ही एक ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया है। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, शायद पहली नज़र का प्यार इसे है कहते हैं, और अब तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ये थी मेरी बात, अब तुम बोलो तुम क्या चाहती हो। तुम हाँ बोलोगी तो बहुत खुशी होगी, और अगर ना बोलोगी तो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है, और मैं फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स की भी करूँगा। लड़की, मैं जानती हूँ आपको, और वैसे भी आप जैसे हस्ती को कौन नहीं जानता, और रही बात प्यार और शादी की, तो आपका ये बेबाकपन मुझे बहुत पसंद आया। फिलहाल तो हम दोस्त बन सकते हैं, आगे चलकर प्यार हुआ तो शादी भी हो जाएगी। और अपना हाथ आगे करते हुए, ही आई एम नैना माथुर। मान उससे हाथ मिलाया और बोला, मंजूर। तो नैना तुम करती क्या हो? नैना, फिलहाल तो कुछ नहीं, अभी अभी एमबीए खत्म किया है, तो कुछ दिन आराम और घूमने के लिए यहाँ आई हूँ, फिर जॉब के बारे में सोचूंगी। आप बताइए आप यहाँ कैसे? आई मीन आपके जैसे बिजी इंसान यहाँ सिर्फ फूलों को देखने के लिए आया, ऐसा तो होने से रहा। मान, हाँ सही कहा, मैं यहाँ पर किसी से बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने आया था, फिर उसने मुझे ऑफर किया कि मैं यहाँ पर आकर फ्लावर एग्जीबिशन भी देख लूँ, तो मैं उसके साथ यहाँ आ गया, पर मुझे कहाँ पता था कि ये फ्लावर एग्जीबिशन मेरी ज़िंदगी में भी बाहर ला देगी। वैसे तुम वापस कैसे जाने वाली हो? नैना, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मान, मेरा मतलब है एग्जीबिशन तो खत्म होने आया और शाम भी होने आए, तो तुम वापस कैसे जाओगी? नैना, मैंने कैब बुक कर ली है, आती ही होगी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मान बोला तो नैना मान गई। नैना और मान साथ ही वहां से मान के कार से निकल गए। शिवांगी, उसके बाद क्या हुआ उनके बीच, और इस वक्त कहाँ है नैना? शिवांगी को बहुत बेचैनी हो रही थी। मान और नैना के बारे में सुनकर उसे बुरा तो लग रहा था, पर उसको जानने की भी उत्सुकता हो रही थी कि आखिर क्या हुआ उन दोनों के बीच, और नैना कहाँ है, और मान इस हालत में क्यों है अभी। कुछ देर बाद शांत रहने के बाद कबीर बोला, नैना और मान मुंबई वापस आने के बाद बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। ये दोस्ती आगे जाकर प्यार में भी कब बदल गया दोनों को पता नहीं चला, और प्यार भी ऐसा था जिसमें कोई बंधन नहीं थी। बहुत खुश रहने लगा था मान। नैना मान के साथ उसके विला में ही शिफ्ट हो गई थी, दोनों साथ ही रहते थे। नैना का भी कोई नहीं था, वो हॉस्टल में रहती थी, और अपनी स्टडी भी उसने अपने स्कॉलरशिप से की थी। इतना खुश तो मैंने मान को उससे पहले कभी नहीं देखा था। मान नैना से जल्दी शादी करना चाहता था। उन दिनों नैना की तबीयत कुछ खराब होने लगी, कभी चक्कर तो कभी उल्टियां। मान बहुत बार उसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बोला, पर वो हर बार ये बोलकर टालती रही कि उसे डिहाइड्रेशन के वजह से ये सब हो रहा है। शादी का डेट भी फाइनल हो गया था, बहुत खुश थे दोनों। शादी को लेकर सब कुछ तैयारी दोनों ने साथ ही मिलकर किए थे, कपड़े गहने डेकोरेशन सब कुछ। फिर शादी का दिन भी आ गया। शादी मान के फार्म हाउस में होने वाली थी। नैना पार्लर में थी तैयार होने के लिए। मान बोला भी वो उसे पिकअप करने आ रहा है, पर उसने मना कर दिया। नैना बोली वो उसे अपनी दुल्हन वाली श्रृंगार के साथ उसे मंडप पे ही मिलेगी, इससे पहले वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। मान ने भी उसकी बात मान लिया। दूल्हा बनकर मान नैना का इंतजार कर रहा था, वो कब आएगी। वो गया तो नहीं उसे लेने, पर उसने दूसरे एक ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी भेज दी थी। सुरेश जी उस वक्त कोई दूसरे काम में बिजी थे, इसलिए सुरेश जी ना जाकर कोई दूसरा ड्राइवर गया था उसको लेने। नैना फोन करके बोली भी वो निकल चुकी है। पार्लर से फार्म हाउस की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की होगी, पर 1 घंटा होने पर भी नैना आई नहीं थी। पर मान का यह इंतजार शायद लंबा या बोलो तो कभी ना खत्म होने वाला था।
काफ़ी वक्त इंतजार करने के बाद भी जब नैना नहीं आई तो उसने नैना को फ़ोन किया पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने ड्राइवर को भी फ़ोन किया तो ड्राइवर का भी फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो थोड़ा टेंशन में आने लगा था। मुझे भी यह बात कुछ अजीब लग रही थी। नैना मुझे भी बहुत पसंद थी। मान के साथ साथ मेरी भी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझे अपना भाई मानती थी। मान बार बार लगातार ड्राइवर और नैना दोनों को फ़ोन किया पर किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने मान को बोला मैं जाकर देख आता हूँ। मैं चला गया नैना को देखने, वह कहाँ रह गई थी अब तक। जाते हुए रास्ते में मुझे लोगों के कुछ गर्दी दिखे जो एक जगह पर खड़े होकर के कुछ बातें कर रहे थे और इशारों में कुछ कह रहे थे। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पार्लर पहुंचना था। पार्लर में जाकर पता किया तो मुझे पार्लर से पता चला नैना तो कब के वहां से निकल चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था नैना जा कहाँ सकती है। हॉस्टल तो उसने पहले ही छोड़ दिया था और उसका अपना कोई था भी नहीं। मैं वापस फार्म हाउस के लिए निकल गया। वापस आते वक्त मुझे वो गर्दी वहां पर फिर से दिखी। मैंने सोचा एक बार इनसे पूछो, शायद इन्होंने नैना को कहीं देखा हो। मैंने उनके पास जाकर नैना का फोटो दिखाकर उनसे पूछा क्या दुल्हन की कपड़े में इस लड़की को उन लोगों ने कहीं देखा है। सब ने फोटो देखा पर उनमें से एक आदमी ने बोला हाँ मैंने देखा है, यह वही लड़की है जिसकी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। इसके साथ एक और आदमी भी था जो ड्राइविंग सीट पर था, पर उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, पर लड़की जिंदा थी। तो कुछ लोग उन दोनों को उठा कर लेकर गए हैं आगे के अस्पताल में।